एवरीवन, वेलकम टू द मेडकेम क्लासेस। तो आज हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मिनी टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईएसआर, जिसको आप ईपीआर स्पेक्ट्रा भी बोलते हो, ऑफ फ्रोजन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 एट 77 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे 77 जो केल्विन आपको दिया हुआ है, इट मीन लो टेम्परेचर की बात हो रही है, जिसमें क्या हो जाती है, सिस्टम मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की, तो उस केस में दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल और एक होता है एक्सियल। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे या फिर हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रोटेशन करते रहते हैं। तो आप बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा एक्सियल होगा और कौन सा इक्वेटोरियल। इसलिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल को जज करते हैं ताकि मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाए, ताकि यू हैव मतलब आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाओ कि विच बॉन्ड इज एक्सियल एंड विच बॉन्ड इज इक्वेटोरियल। तो उसी तरीके से CuSO4 जो कि मतलब कॉपर आपको गिवन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या पूछा गया है, आपको ESR स्पेक्ट्रा पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको J वैल्यू गिवन है। ओके, तो हमने आपको समझाया था इसके पहले, जब हमने G वैल्यू से रिलेटेड EPR स्पेक्ट्रा में, जब भी मैंने आपको रिवीजन क्लास करवाई है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि जो G वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये हर डायरेक्शन के लिए डिफरेंट G वैल्यूज होती है। ओके, तो जो GZ होता है उसको हम G पैरेलल कंसीडर करते हैं, और जो GX और GY होता है उसको हम G परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि लोअर टेम्परेचर पे आपको डिफरेंट या डिफरेंट डायरेक्शन में हमेशा आपको J वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, अब ये बात देख लीजिए कि कॉपर +2 की बात कर रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, व्हेन EG ऑर्बिटल आर अनसिमेट्रिकली फिल्ड और व्हेन T2G ऑर्बिटल आर अनसिमेट्रिकली फिल्ड, देन वी ऑब्जर्व जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, जब EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग JT होता है, और जब T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो वीक JT होता है। तो कॉपर +2 है मतलब D9 है। ओके, हमें पता है कि कॉपर +2 D9 क्या होता है, Z आउट। कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखा जाता है इसमें, इलोंगेशन। एक होता है कंप्रेशन और एक होता है इलोंगेशन। कंप्रेशन को Z इन बोलेंगे और इलोंगेशन को Z आउट। तो यहाँ पर कॉपर +2 Z आउट में जाएगा। ठीक है, तो कॉपर +2 अगर Z आउट में जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से आप फिलिंग करोगे। यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स रहेंगी DXZ DYZ, जो एक ही एनर्जी की रहेंगी। फिर इसके ऊपर आ जाएगा DXY, इसके ऊपर आ जाएगा DZ²। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा DX²Y²। ओके, कितने बताए इलेक्ट्रॉन, 9। फिलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या देख रहे हो कि जो DZ² है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और DX²Y² में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब DZ² की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या कह रही हूं मैं यहाँ पर, DZ² की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है किसके कंपैरिजन में, DX²Y² के कंपैरिजन में। यही पर मैंने आपको समझाया कि मैंने Z को क्या बताया है, पैरेलल। तो यहाँ पर DZ² को मैं J वैल्यू एज Z ऑन Z एक्सिस कंसीडर कर सकती हूँ, जिसकी वैल्यू किससे ज्यादा होंगी, GX से या फिर GY से। तो GZ को हमने क्या कंसीडर किया है, पैरेलल। मतलब G पैरेलल की वैल्यू किससे ज्यादा होंगी, G परपेंडिकुलर की, और उससे ज्यादा किसकी वैल्यू होंगी, G इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ओपन इलेक्ट्रॉन है या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जिसकी G वैल्यू होती है 2.0023, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन G वैल्यू होगी जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पर GZ ग्रेटर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मतलब G पैरेलल इज ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर। वही सॉल्यूशन में आपको बताया गया है कि G पैरेलल ज्यादा है G परपेंडिकुलर से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर A जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि G पैरेलल क्या है, ग्रेटर देन है G परपेंडिकुलर से। अगर यहाँ पर Z इन होता तो हम क्या करते, सिंपली ये DZ² ऊपर जाता और DX²Y² नीचे आता। उसी तरीके से ये भी ऊपर नीचे चले जाते। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होंगी, X²Y² में, तो G परपेंडिकुलर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, G पैरेलल में। बट यहाँ पर हमने देखा कि Z आउट हो रहा है कॉपर 2+ में,
इलोंगेशन हो रहा है बॉन्ड का। तो यहाँ पर आपने देखा कि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कंपैरिजन में, और जो डी जेड है वो जी जेड है विच इज जी पैरेलल। तो जी पैरेलल की वैल्यू किससे ज्यादा आ रही है, जी परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर किसको बोला है मैंने, एक्स और वाई को, और पैरेलल जेड एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ ईपीआर लाइन इन द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देखिए क्रोमियम का कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, जिसमें 4 लिगेंड्स कौन से है, वाटर के, और 2 लिगेंड कौन से है, अमोनिया के। तो मैं कुछ इस तरीके से वाटर को लिख देती हूँ कि 4 लिगेंड हमारे वाटर के और 2 लिगेंड जो है अमोनिया के, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कि सिंपली क्रोमियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नॉर्मली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 24 इज दी एटॉमिक नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं एर्गॉन D5, हाँ इट इज D4S2। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, मतलब क्रोमियम +2 में कितना दे रहा है, D4 दे रहा है। इसको फील कर लो, 1 2 3 4, कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं। अगर आप T2G ऑर्बिटल या EG में भी फिल करोगे तो कितने आएंगे, 4 अनपेयर्ड आएंगे। मतलब क्रोमियम +2 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं यहाँ पर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया, उतनी ही क्या होती है, फाइन लाइन। क्योंकि यहाँ पर फाइन और हाइपर फाइन लाइन पूछा गया है आपको, तो जितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही क्या होंगी, फाइन लाइन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, ये ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइन लाइन कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपर फाइन लाइन। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है हाइपर फाइन लाइन का, हाइपर फाइन लाइन इज इक्वल्स टू फाइन लाइन मल्टीप्लाई बाय 2ni+1। ओके, अब यहाँ पर हम किस किस की लाइन स्प्लिटिंग पैटर्न में यूज करेंगे ये हमें देखना। ओके, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो क्रोमियम है इटसेल्फ, इसकी आई वैल्यू गिवन है आपको 5/2, मतलब ये भी मैग्नेटिकली एक्टिव है। इसके बाद हमें ये देखना है कि देखो ऑलरेडी यू नो दैट कि ऑक्सीजन जो होता है वो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होता। तो हाइड्रोजन एक्टिव है, नाइट्रोजन भी एक्टिव है, लेकिन नाइट्रोजन से अटैच्ड वाला हाइड्रोजन भी है, जिसको आप 2ni+1 के मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हो, और ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसे भी यूज कर सकते हो। तो आप किससे यूज करोगे, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि जो एटम मैग्नेटिकली इनएक्टिव है, जैसे कि ऑक्सीजन, तो उससे अटैच जो स्पीसीज होंगी आप उसको स्प्लिटिंग पैटर्न में यूज करो। ठीक है, और जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है एंड वो क्या है, मैग्नेटिकली एक्टिव, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मैग्नेटिकली एक्टिव है, N14 भी और N15 भी मैग्नेटिकली एक्टिव होगा, तो उससे अटैच जो भी रहेगा, भले वो मैग्नेटिकली एक्टिव हो या ना हो, वो स्प्लिटिंग पैटर्न में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन क्या है, मैग्नेटिकली इनएक्टिव, तो इससे अटैच वाले स्पीसीज जो रहेंगे इटसेल्फ एक्टिव होने चाहिए, वो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो स्प्लिटिंग पैटर्न में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, मैग्नेटिकली एक्टिव। इसको बोला जाता है ड्रैगोज रूल। तो देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में लिखकर बताया है कि क्रोमियम है यहाँ पर सेंटर में, तो क्रोमियम इट इज 2ni+1, एक ये पैटर्न हो गया। अब देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो यूज में नहीं होगा, लेकिन उससे अटैच हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 6 8, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन वो यूज करना है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। इसके बाद नाइट्रोजन मैग्नेटिकली एक्टिव है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैग्नेटिकली एक्टिव प्रोटॉन से या न्यूक्लियर से अटैच, 2ni+। हाँ, बहुत से बच्चों को ये चीज का कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैम यहाँ पर हमको मेंशन नहीं किया है कि N14 है या फिर N15 है, तो हम किस वैल्यू को यूज करें, क्योंकि N15 जिसकी आई वैल्यू होती है हाफ, और N14 जिसकी आई वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जिसका नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होगा उसी की आई वैल्यू आप यूज करो। तो क्रोमियम 2, कितने क्रोमियम है, एक ही क्रोमियम है आपके पास, आई की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 5/2 +1, 2
इनटू कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, आई वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी होती है हाफ प्लस 1। उसके बाद 2 इंटू 2 दो नाइट्रोजन है, आई वैल्यू 1 प्लस 1। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 6 इंटू 9 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 270। ये निकल गई आपकी हाइपर फाइन लाइन। मैंने बताया था हाइपर फाइन मतलब ये निकल गई आपकी हाइपर फाइन लाइन, बट इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाइन लाइन से। तो फाइन लाइन कितनी आई थी 4, तो 270 ये करा है, 270 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1080। कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मोसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको निकेल 61 का केस दिया हुआ था, जिसमें आई वैल्यू ग्राउंड स्टेट लेवल में 3/2 है, एक्साइटेड स्टेट लेवल में 5/2 है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, वो बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन क्या आएंगी। इसके लिए आपको सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। क्या होता है मोसबॉर का सिलेक्शन रूल, इट इज 0 और +-1। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए when इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट को अगर हमने 0 कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन था कि जो IG वैल्यू है आपकी कितनी गिवन है, आपको IG वैल्यू 3/2 कितनी गिवन है 3/2, और एक्साइटेड स्टेट कितना गिवन है 5/2। तो 3/2 से माइनस करेंगे मतलब ये आ जाएगा आपका ये 1 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा IG वैल्यू +-1/2 और ये आ जाएगा +-3/2, ठीक है। फिर ये +-5/2 +-3/2 कम करते जाएंगे +-1/2, ये इसकी लाइन है। +-5/2 -5/2 +3/2 -3/2 +1/2 -1/2, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट को 0 रखा तो कोई भी तरीके की स्प्लिटिंग नहीं होंगी, तो यही पैटर्न आपको पता करना। और जब इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट 0 नहीं है तो ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, +-3/2 +-1/2। ये तीन पैटर्न्स में बदल जाएंगे, +-1/2 +-3/2 एंड +-5/2, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन रूल अकॉर्डिंग टू मोसबॉर क्या है 0 से +-1। तो देखिए ये कहां से कहा जा रहा है, ये +5/2 से कहा जा रहा है 3/2, मतलब कि जो 5/2 -3/2 कितना आ रहा है 5 - 3 is 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 1, तो 1 कंसीडर कर सकते हो। उसी तरीके से व्हेन इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 आपको कितनी लाइंस मिल गई, इट इज 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे 5 लाइन लिखी और एक लाइन आ जाएगी इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपको पूछा गया है कि आपने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से स्प्लिटिंग पैटर्न और ज्यादा अच्छे से बनकर आता है, मतलब ये जो लाइंस है ये भी सेपरेट हो जाएंगी, ये लाइन ये भी सेपरेट हो जाएंगी, ये लाइन ये भी सेपरेट हो जाएंगी। सिमिलरली दिस, ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट यू अप्लाइड, ठीक है। तो कितना है सिलेक्शन रूल अपना 0 और +-1। इस तरीके से आपको सिलेक्शन रूल के तौर पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी लाइंस आएंगी, आपकी आने वाली है 12 लाइंस। कितनी लाइंस आने वाली है यहाँ पर आपकी 12 लाइंस। जैसे अगर आप ये -1/2 से 5/2 अगर करके देखते हो, ठीक है, तो -1/2 सॉरी ये आ जाएगा आपका 5/2 -3/2 2/2 -1, तो 1 चल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर पैटर्न देखना था जिसमें आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है 12 आ रही है। जब आप एक एक चीज करके देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, बस आपको सिलेक्शन रूल की हेल्प से याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको निकेल का भी करवाया था क्लास में, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मेटल्स प्रेजेंट विच इज EPR एक्टिव। EPR एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशंस होती है कि कोई भी एटम के पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। Zn+2 D10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट +3 D6 +3 में कोबाल्ट क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6 कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग। टिटेनियम +3, तो स्कैंडियम टिटेनियम 21 22 ये आ जाएगा D2S2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब D1 एक अनपेयर्ड हो जाएगा, तो C भी करेक्ट है आपका। Mn+2 कितना आता है D5 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग EPR एक्टिव। C and D बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईपीआर से रिलेटेड है। हाउ मेनी फाइन, फिर से फाइन लाइन और हाइपर फाइन लाइन पूछा। फाइन लाइन अभी बताया कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही फाइन लाइन रहेंगे। आर एक्सपेक्टेड फॉर अ टेट्राहेड्रल मेटल, एक मेटल है बोल रहा है टेट्राहेड्रल है, ठीक है, Ml4 कंटेनिंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, खुद बताया है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ही फाइन लाइन होंगी, बस बी ऑप्शन एलिमिनेट। कह रहा है कि आपको जो स्पिन है मेटल की कंसिडर करना है कि ये मेटल है 5/2 की स्पिन रहेंगी, एंड द स्पिन नंबर फॉर डायरेक्टली अटैच्ड एटम, मतलब जो लिगैंड अटैच्ड है उसकी स्पिन क्या रहेगी, हाफ, और हाइपर फाइन लाइन पूछी गई है, ठीक है। तो देखो फाइन लाइन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बताया, हाइपर फाइन लाइन जो मेटल के लिए है, ये मेटल का है, ये लिगैंड का है, तो मेटल कितना है, एक ही मेटल है 5/2, लिगैंड कितना है 4, आई वैल्यू कितनी दी है, हाफ, बस कितनी आ गई देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 5 5 प्लस 1 6, 4 2 जैसे फिर से 2 से 2 कैंसिल, 4 1 4 प्लस 1 5, कितनी आ गई हाइपर फाइन लाइन आपकी 30। वैसे हम नॉर्मली 30 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फाइन लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं। कहा है फाइन लाइन हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 3 9, वैसे तो 90 लाइंस आने चाहिए थे, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे फाइन लाइन आ रही है 3 और 30 कितनी आ रही है, 36 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो 90 आएगा या तो 30 आएगा, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 and 6, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन राइट था, डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के, आई होप सभी ने अच्छे से टेस्ट दी होंगी, जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग जाए आप अच्छे से सॉल्यूशन देखिए, परफॉर्म कीजिए अच्छे से टेस्ट, और जो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आता है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लेक्चर देख लीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।